ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા ગુજરાતમાં પ્રવેશે તે પહેલાં આપણને રાષ્ટ્રીય નેતા અને રાજકીય વિશ્લેષક યોગેન્દ્ર યાદવ મળી ગયા છે, તો આપણે તેમની સાથે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ कि न्याय यात्रा गुजरात राजनीति ऊपर शू असर थी सके। जी योगेंद्र जी, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है गुजरात में आ रही है, तो गुजरात के पॉलिटिक्स में इस यात्रा का क्या असर हो सकता है? ये यात्रा किसी एक इलाके की राजनीति के बदलने की यात्रा नहीं है, देश का माहौल बदलने की यात्रा है। और मैं समझता हूँ अगर एक वाक्य में कोई कह सके कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो मैं कहूँगा पीर पराई जाने रे, और गुजरात उसका प्रदेश है। ये नरसिंह मेहता का जो वाक्य है, ये पूरे इस देश न्याय की इससे सुंदर कोई व्याख्या हो नहीं सकती। इसलिए कम से कम मेरे लिए तो इस यात्रा का गुजरात आना अपने घर वापस आना है, जहाँ गांधी का प्रदेश है, पटेल का प्रदेश है, पीर पराई का प्रदेश है, वैष्णव जन का प्रदेश है। इसलिए ये यात्रा अपने घर आई है, पूरे देश के दुख दर्द को समेटते हुए आई है, और अब गुजरात के मुद्दों को लेते हुए ये यात्रा अपने पूर्णाहुति पर पहुंचेगी। बार बार यह कहा जाता है कि यात्रा पॉलिटिकल रैली नहीं है, पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में, अभी कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इस यात्रा का चुनाव पे तो असर हो सकता है कि नहीं? देखिए, ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। राजनीतिक दल जो कुछ भी करता है हमेशा राजनीतिक होता है ना। हाँ, चुनावी नहीं है, ये बात कांग्रेस वालों ने बार बार कही है, और चुनावी इस मायने में नहीं है। देखिए, एक तो होता है चुनाव का गणित सेट करने वाला, इस जिले से जाएंगे यहाँ इतना वोट बढ़ जाएगा, वहाँ से इतना कम हो जाएगा, वैसी यात्रा ये नहीं है। लेकिन इस यात्रा से देश का माहौल बदलेगा और माहौल से देश के चुनाव पे असर होगा, ऐसी कम से कम मेरी तो उम्मीद है। मतलब ये कि इस देश में सिर्फ मोदी मोदी नहीं, मुद्दा मुद्दा होना शुरू हो जाए। मुद्दा कौन सा? बेरोजगारी का मुद्दा। मुद्दा कौन सा? महंगाई का मुद्दा। मुद्दा कौन सा? किसान को फसलों के भाव का, फसलों के नुकसान का मुद्दा। जिस दिन ये उठना शुरू हो जाए तो मैं तो इस यात्रा को सफल मानूंगा। अगर ये मुद्दे उठा के मोदी जी को वोट मिल जाए तब भी बहुत अच्छी बात है, सफल है ये यात्रा। अगर ये सच्चे मुद्दे हो जाए, सच्चे मुद्दों पे जनता वोट दे, जो मर्जी जीते, देश का कल्याण हो। योगेंद्र जी, आप बहुत एनालिसिस करते हैं, आपने पॉलिटिकल एनालिसिस तो बहुत किए। यहाँ गुजरात के जो लोग हैं वो बार बार भाजपा को ही क्यों चुनते हैं? मतलब जो पिछली लोकसभा थी इसमें 26 बैठक भाजपा को मिली थी। लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोग भाजपा को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो संतुष्ट हैं, इसलिए नहीं कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है, इसलिए कि लोगों को विकल्प दिखाई नहीं दे पाता है। जब जब विकल्प बनने लगता है कुछ दिक्कत हो जाती है। वो विकल्प खड़ा करना गुजरात की जनता के लिए सबसे बड़ी इच्छा है। गुजरात की जनता चाहती है कि भाई कोई हमारे दुख दर्द सुने, उसके लिए समाधान निकाले, और जब वो दुख देख नहीं पाती तो फिर जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन जैसे ही गुजरात के पास एक अच्छा ठोस विकल्प आता है, गुजरात की जनता उसे चाहती है। योगेंद्र जी, आपने विकल्प की बात की, तो यहाँ गुजरात में जो यहाँ के नेता है, गुजरात कांग्रेस के नेता है, उनको भाजपा अभी खरीद रही है। पिछले 6 महीने में देखे तो कई कांग्रेस के विधायक है वो भाजपा में चले गए, आम आदमी पार्टी के भी विधायक भाजपा में चला गए। तो भाजपा की ये जो तोड़ो जोड़ो की नीति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे देश में हो रहा है। देश में इस वक्त चल क्या रहा है? सीधे सीधे जो ईडी है, ये तो इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का। सब तरफ सारे देश में खरीदा जा रहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ, झारखंड में क्या हो रहा था, कर्नाटका में क्या हो रहा है, ये अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सब खुल्लम खुल्ला, एकदम खुल्लम खुल्ला खरीद फरोख्त का खेल हो रहा है। दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग चुपचाप से देख रहा है, दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप से देख रहा है, लेकिन जनता चुपचाप नहीं देख रही। जनता देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। अब इसका अंतिम फैसला पब्लिक के कोर्ट में ही होगा, केवल न्यायालय में फैसला नहीं होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके एक आया था, उसमें एसबीआई ने अभी ऐसा बुलाया कि हम 3 महीने तक नहीं कर सकते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने मजे की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम गड़बड़ थी, चलो सब सारे नाम जनता को बताओ। अब एसबीआई कहता है पूरा डिजिटाइजेशन के बाद वो एसबीआई जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा सरकार को 48 घंटे के भीतर दे चुका है, आज ही रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है, वो एसबीआई जो अपने हलफनामे में कहता है कि हमने सारे डेटा को डिजिटाइज कर रखा है, अब कहता है कि हमें कंप्यूटर की दबाने के लिए 3 महीना चाहिए। भैया मेरे को दे दो, मैं दबा दूंगा कंप्यूटर वाली की। ये मजाक है, ये खेल सिर्फ ये है कि पर्दा जो खुल गया तो खेल खुल जाएगा, नाम सामने आ जाएंगे, इस देश की पब्लिक को पता लग जाएगा कि वो कौन लोग थे जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे थे। आधा पर्दा उठ चुका है। जिस कंपनी के छापा पड़ा उस कंपनी ने महीने 2 महीने के अंदर बीजेपी को डोनेशन दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पता लग गए, पूरी कहानी पता लग जाएगी। ये कहानी चुनाव से पहले इस देश की जनता को ना पता लगे, वही खेल है और क्या है। तो ये थे योगेंद्र यादव जी। तो उन्होंने તો આ હતા યોગેન્દ્ર યાદવ, એમણે આપણી સાથે ભારત જોડો યાત્રા અને ઓવરઓલ દેશના પોલિટિક્સ અને ગુજરાતના પોલિટિક્સને લઈને વાત કરી। આ જ પ્રકારના સમાચાર અને અહેવાલો જોવા માટે જોતા રહો નવજીવન ન્યૂઝ।